Very good morning, students. Welcome to today's online class. We have seen in last lecture what is the energy levels of hydrogen atom. We have seen that different energy states are there in hydrogen atom, having different particular energy at that particular energy levels. उस एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है एक डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है, और उस एनर्जी लेवल पर या उस एनर्जी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और विदाउट एनी इमिशन ऑफ रेडिएशन, किसी भी प्रकार का रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं वाइल मूविंग इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट. उसमें हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल देखा था हैविंग 3 पोस्टुलेट्स. इसमें से जो थर्ड पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो व्हाट वाज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन बोर एटॉमिक मॉडल? थर्ड पोस्टुलेट वाज दैट व्हेन, लेट अस सी विथ एग्जांपल, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एट पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, डेफिनेट ऑर्बिट पर, स्टेशनरी ऑर्बिट पर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, having particular energy. This is nucleus. ये इसके डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, जिस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू वन एनर्जी स्टेट टू another energy state. It means it can be from higher energy state to lower energy state. Higher energy state से lower energy state भी हो सकता है, या lower energy state to higher energy state भी हो सकता है. So how it possible? यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से कुछ एनर्जी गेन करेगा, यहाँ से कुछ एनर्जी गेन करेगा by external medium like collision with another electron from the other atom, या हीट एनर्जी गेन फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स. और क्या करेगा? अपने एनर्जी को बढ़ाएगा. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट हायर स्टेट पर, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. और सेकंड केस ये हो सकता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हायर एनर्जी स्टेट पर, वो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा एंड अपने एनर्जी को रिलीज करेगा, और अपने एनर्जी को रिलीज करके ट्रांजिट टू द लोअर एनर्जी स्टेट, अपने लोअर एनर्जी स्टेट पर आ जाएगा. सो देयर आर 2 केसेस. फर्स्ट केस, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट. दिस स्पेक्ट्रम फाउंड बाय दिस phenomena is called absorption. And another way, the electrons jumps to lower energy state by emission of some energy, or in the form of radiation or in the form of photon. So this phenomena is known as emission. These are there are 2 phenomena, absorption and emission. So from the third postulate, third postulate of Bohr atomic model, there is emission of photon when electron jumps from higher energy state to lower energy state. हम कंसिडर करते हैं 2 एनर्जी स्टेट E1 और E2. Let us this energy state having energy E1, energy state having E2, and this energy, let us this E1 and this will be E2. So from E1 to E2, energy jumps from E1 to E2, or we can consider it as a initial energy state and final energy state. Initial energy state to final energy state. So what will be the energy of photon emitted? यहाँ से
एनर्जी कुछ रिलीज करेगा इन अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन और इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई. दिस विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन. एनर्जी ऑफ फोटोन is equal to h nu is equal to ef minus ei. now हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट इस पर देखा था कि व्हाट इज द एनर्जी एट पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट. ई एन इज इक्वल टू माइनस एम ए रेज़ टू द पावर 4 8 एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर. दिस वाज द एनर्जी एट पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट. सो यहां से हम इसको पुट कर देंगे फॉर फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के लिए. लेट बी द क्वांटम नंबर फॉर फाइनल स्टेट इज nf and for initial state is ni. so what will be the equation, h nu will be minus m e raised to the power 4 8 n square epsilon naught square h square minus e raised to the power m e raised to the power 4 8 n square epsilon naught square. It will become nf and will become ni h square. This will become like h nu is equal to, this is nu not v, frequency of photon minus m e raised to the power 4. Extracting this from the common terms, हम common terms को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे. so 8 epsilon naught square h square we will find here 1 upon nf square minus 1 upon ni square. so this will be the relation for energy of emitted photon. This will be the energy of emitted photon. now sorry hf, this will be h initial e initial minus e final. हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट आएगा. सो एनर्जी डिफरेंस विल बी फ्रॉम हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट. सो हियर h nu is equal to, we have found this energy. h nu is equal to m e raised to the power 4 h epsilon naught square h square 1 upon nf square minus 1 upon ni square. now we have seen the equation of energy is equal to h nu is equal to hc upon lambda, where nu is frequency, lambda is wavelength of wave, and c is the speed of light or speed of radiation. We can say this is the expression for energy of electromagnetic wave or energy of photon. so from here equation will become hc upon lambda is equal to m e raised to the power 4 upon 8 epsilon naught square h square 1 upon nf square minus 1 upon ni square. now equation will become c upon lambda, putting taking this h to this side. so equation will become m e raised to the power 4 8 epsilon naught square h cube 1 upon, taking c also here, so it will become 8 epsilon naught square c h cube 1 upon nf square minus 1 upon ni square, and 1 upon lambda. This 1 upon lambda is known as wave number.
1 upon lambda means wave number represented by nu bar. This is wave number or nu bar. Wave number means number of waves in unit length. हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेट अस कंसिडर दिस लेंथ एज अ यूनिट लेंथ. मान लेते हैं 1 मीटर है. सो वेव जनरेटेड और ट्रेवलिंग ऑफ वेव will make this kind of path. So total complete wave will be, this is first complete wave, this is second complete wave, this is third complete wave. So wave number of this wave will be 3. So this is the number of wave in unit length. एक यूनिट लेंथ में कितने वेव कंप्लीट वेव बना रहे हैं या कंप्लीट वेव ट्रेवल कर रहे हैं यूनिट लेंथ में. दिस विल नोन एज वेव नंबर. सो वेव नंबर विल बी न्यू बार इज इक्वल टू m e raised to the power 4 at epsilon naught square c h cube 1 upon nf square minus 1 upon ni square. From here, this complete set of terms are totally constant terms. By putting the constant values of this all the terms, we will get value, some value, and this is known as Rydberg constant. Rydberg constant represented by capital R, and whose value is R is equal to 1.09 into 10 raised to the power 1.097 into 10 raised to the power 7, 10 raised to the power 7, and its unit is in meter inverse. So this is Rydberg constant. So we can write here R will be the m e raised to the power 4 8 epsilon naught square ch cube. This will be equal to Rydberg constant having value R is equal to 1.09 into 10 is the power 7 meter inverse. So from this mu naught will be R 1 upon nf square minus 1 upon ni square. This is equation for the wave number emitted by the photon, emission of photon having the frequency, and wave number mu bar is equal to R 1 upon nf square minus 1 upon ni square. Now this is the relation for wave number. Line spectra of hydrogen atom. So how we will get line spectra of hydrogen atom? By shifting of electron या ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट. और ऐसा करने से वो कुछ फोटोन क्या करेगा, इमिट करेगा, हैविंग डेफिनेट एनर्जी ऑफ फोटोन. कुछ डेफिनेट एनर्जी ऑफ फोटोन को वहां से रिलीज करेगा, एंड दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्टेशनरी ऑर्बिट एनर्जी. इस दो स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी, उस एनर्जी के डिफरेंस पर उस एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल क्या होगा, फोटॉन्स की एनर्जी होगी. सो फर्स्ट सीरीज वी गॉट लाइमन सीरीज. ये लाइमन सीरीज जो फोटोन इमिट होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में फोटोन इमिट होता है, और वो जो फ्रीक्वेंसी के साथ में लाइट इमिट होता है या रेडिएशन इमिट होता है, वो जो हमको लाइट मिलती है, दिस इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. और वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का होता है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या मिल रही है, लाइट इमिशन ऑफ जो लाइट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है.
या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हमको क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है. सो दिस रेडिएशन हैविंग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, therefore this is known as line spectra. So Lyman series, when electron transit from n is equal to, या we can say ni is equal to 2 3 4 up to infinite से कहाँ ट्रांजिट होता है, n is equal to 2 पर, n is equal to 1 पर. So all the series when electrons transit from higher energy state to ground energy state of atom, so this series found by the hydrogen atom is known as Lyman series. हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आते हैं, उसके कारण जो हमको इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है, दिस स्पेक्ट्रा इज नोन एज लाइमन सीरीज. एग्जांपल लेते हैं. if this is n is equal to 1, this is n is equal to 2, and this is n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5. So transition of electron from higher energy state to n is equal to 1 energy state, first energy state. So let us transition of electron from n is equal to 2 to n is equal to 1, n is equal to 3 to n is equal to 1, n is equal to 4 to n is equal to 1. We can say energy from any of the higher energy state to the n is equal to 1 energy state. This all the series found are called Lyman series. These series are known as Lyman series. So wave number equation will be R 1 upon NF, final will be 1, so it will be constant 1 square minus 1 upon Ni square. So Ni can be 2 3 4 5 up to infinite. This is Lyman series. And when the electron jumps from any higher energy state to the first energy state, so the radiation emitted by this transition is always found in the ultraviolet region. Lyman series हमेशा UV रीजन में हमको मिलता है, मीन्स जो हमको लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा इज इन द रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन. सेकेंड, बामर सीरीज. ये आपको एक सीक्वेंस मैनर में याद रखना है. लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फंड. सो लाइमन Ni is equal to 3 4 5 up to infinite, and NF will be 2. For Lyman NF is equal to 1. सभी हायर एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आएंगे फॉर Lyman, और उससे हायर एनर्जी स्टेट टू n is equal to 2 पर आएंगे तो बामर. सो देखते हैं जितने एनर्जी स्टेट से यहाँ से 2 एनर्जी स्टेट पर आएंगे, एनर्जी n is equal to 2 पर, these are called the Balmer series. And with the transition of electron from higher energy state to n is equal to 2 energy state, so the spectral line found in the visible region, this will be found in visible region. Third one is Paschen series. In similar way, Ni will be 4 5 6 up to infinite, and NF will be 3. And this region, this emission line found in the region of infrared region. Infrared region में हमको मिलेगा. In the similar way, Paschen, that is Paschen and Paschen, Lyman, Balmer, Paschen,
bracket and bracket series, and I will be 5, 6, 7 up to infinite, and NF will be 4. NF will be 4. Similarly, fund series, and I will be 6, 7, 8 up to infinite, and NF will be 5. So these are the 5 series found in the line spectra of hydrogen atom, having different energy range. This energy range found in Lyman series found in ultraviolet region, Balmer series found in visible region, Paschen series found in infrared region, and bracket series and Fern series are not defined. So these all are the line spectra of hydrogen atom, and the wave number can be calculated from this question: NF square minus Ni 1 upon Ni square. For Lyman series, NF is equal to 1 square, NF square is equal to 1 square. For Balmer series, NF is equal to 2, then 2 square will be there. For Paschen, NF will be 3, so 3 square will be there. Bracket, NF will be 4, so 4 square will be there. Fund series, NF will be 5, so 5 square will be there. So these are the line spectra of hydrogen atom, and through this wave number equation we can find out the wave number, frequency, energy, all the other parameters of spectral series of hydrogen atom. So what was the limitations of Bohr atomic model? Bohr's atomic model, limitations क्या थे? What are the limitations? The first one is Bohr only explain the behavior of hydrogen atom only. Yeah, we can say hydrogen like atom. Hydrogen like atom means having one electron in its outermost orbit. लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होंगे. सो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एटम्स को ही डिफाइन कर पाया जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो. फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट इट कैनॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अदर एटम्स, और सिंपलेस्ट एटम को ही डिफाइन कर पाया फॉर जेड इज इक्वल टू 1 के लिए, एंड फॉर जेड ग्रेटर देन 1 के लिए ये डिफाइन नहीं कर पाया. Second one is Bohr model does not explain the fine structure of spectral line. Cannot explain fine structure of spectral line. Why we are called that spectral line cannot be defined by this बोर्स एटॉमिक मॉडल? बिकॉज हम देखे थे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही हमको स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन आफ्टर मोर ऑब्जर्वेशन ये पता चला कि उस फ्रीक्वेंसी के साथ में कुछ उससे भी उसके आसपास के फ्रीक्वेंसी के लाइट भी क्या होते हैं वहां से इमिट होते हैं. सो दिस स्पेक्ट्रम इज कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय द बोर एटॉमिक मॉडल. बोर एटॉमिक मॉडल के थ्रू ये बस ये कहा गया था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट ही इमिट होगी लाइन स्पेक्ट्रम में, बट आफ्टर फर्दर स्टडी ये पता चला कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के आसपास के फ्रीक्वेंसी के लाइट भी क्या होते हैं उसके साथ में इमिट होते हैं. सो दिस वाज द सेकंड ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. थर्ड वन इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ फ्रीक्वेंसी in the spectrum. It cannot also explain the intensities of frequency. Intensity means number of photons, how much number of photons will emit,
when electron transit from higher energy to lower energy state. So these are the drawbacks of Bohr atomic model. Now the de Broglie has explained the second postulates of Bohr atomic model. De Broglie gave his own concept about the second postulate, that was the quantization. Second postulate क्या था? mvr is equal to nh upon 2 pi. This was the second postulate of Bohr atomic model. उन्होंने ये कहा था कि एक स्टेशनरी स्टेट पर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा, एंड mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, वेयर n इज द क्वांटम स्टेट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. जिस एनर्जी स्टेट पर ये रिवॉल्व कर रहा है उसका वैल्यू n है और वो nh अपॉन 2 पाई उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम है. सो इसको डी ब्रोगली ने अपने से एक्सप्लेन किया था. डी ब्रोगली ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है. हमने जो नेचर देखा था इलेक्ट्रॉन, अभी तक बोर के एटॉमिक मॉडल पर हमने देखा कि इसका वेव नेचर नहीं आया था. बोर ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को डिफाइन नहीं किया, बट डी ब्रोगली ने इसमें वेव नेचर को एडअप करके डी ब्रोगली के बोर के सेकंड क्वांटम जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको प्रूफ किया था. सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर मूविंग अस लाइक अ वेव के फॉर्म में इस तरीके से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. उसके बाद जो वेव का थ्योरी भी आता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहे हैं. लेकिन जो बोर ने कहा था कि दे आर रिवॉल्विंग एज अ पार्टिकल, इन्होंने वेव के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, बट डी ब्रोगली ने कहा कि ये पार्टिकल वेव होता है, या वी कैन से so particle nature and also as well as wave nature, and flow or rotate as a particle wave, and this wave is to be standing wave. अगर इसको एक कंटिन्यूअस वेव होना चाहिए जो कि इन्फिनाइट टाइम तक क्या करते रहे, मूवमेंट करते रहे. इलेक्ट्रॉन एज अ वेव कब तक, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स पे रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो कभी भी अपने स्टेट को नहीं छोड़ता है इक्विलिब्रियम में या ग्राउंड स्टेट में. अगर ये रोटेट कर रहा है लेकिन कभी भी न्यूक्लियस पे आके नहीं गिरता है. सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अगर ये वेव पार्टिकल के रूप में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो जो ये वेव्स होंगे इट शुड बी द स्टैंडिंग वेव. स्टैंडिंग वेव मतलब जो उसके एम्पलीट्यूड्स होते हैं डज नॉट चेंज विथ टाइम, और ये कंप्लीट एक वन पॉइंट से एक अनदर पॉइंट तक अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो ये कंप्लीट वेव जनरेट होते हैं. मींस देयर शुड बी नॉट, इनका ये बोल सकते हैं कि वेव डिफरेंट पार्ट्स में ना होके कंप्लीट वेव का सेट होता है. सो फॉर द कंप्लीट वेव जनरेशन, फॉर द कंडीशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, जो स्टैंडिंग वेव होगा, सो वेव लेंथ शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल फॉर द कंप्लीट वेव और फॉर द स्टैंडिंग वेव. फॉर द स्टैंडिंग वेव कंडीशन क्या है, वेव लेंथ शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल. सो हाउ इट इज इंटीग्रल मल्टीपल, इसका जो कंप्लीट एक राउंड जो पाथ है, इट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस ऑर्बिट. एक सर्कुलर पाथ है और ये सर्कमफेरेंस होगा, जो कंप्लीट राउंड होगा
सर्कल का वो उसका सर्कमफेरेंस होगा. सो दिस सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल वेव एसोसिएटेड विथ पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के साथ में जो वेव अटैच होगा या उससे जो वेव एसोसिएट होगा उसके वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए. सो इफ r is the radius of this orbit, r will be the radius of this orbit. So 2 pi r n for nth orbit, 2 pi r n should be equal to n lambda. From the de concept या de Broglie hypothesis, 2 pi r n will be equal to n lambda. This is condition for standing wave. अगर इन्फिनाइट टाइम तक के लिए वेव्स अपने सेम एम्पलीट्यूड के साथ सेम फ्रीक्वेंसी के साथ अगर वेव का ट्रैवलिंग होना है तो देयर शुड बी द कंडीशन ऑफ स्टैंडिंग वेव. एंड स्टैंडिंग वेव 2 pi r n is equal to n lambda, where n is equal to 1 2 3 natural number. So from the Bohr's हमने जो पहले जो इक्वेशन जो देखे थे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ एंड h is Planck constant and p is momentum of electron, momentum of electron, because we are talking about here electron only. So let us the particle या electron moving with velocity v. If velocity v के साथ electron move कर रहा है, so what will be the momentum of electron? p is equal to mv, where m is mass of electron. So from here lambda will be h upon mv, lambda will be h upon mv. And from these two equations, यहाँ हमको जो दो इक्वेशंस मिले हैं, 2 pi r n is equal to n lambda and lambda is equal to h upon p. By putting the value of lambda, हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे. सो इक्वेशन बिकम 2 pi r n is equal to n लैम्डा की जगह h अपॉन m v, h upon mv. So here we get mv r n is equal to nh upon 2 pi, and this is the de Broglie's Bohr's second postulate given in his atomic theory. एटॉमिक मॉडल में उन्होंने mvrn is equal to nh upon 2 pi बताया था. उसको de Broglie ने अपने वेव के कॉन्सेप्ट से, पार्टिकल वेव के कॉन्सेप्ट से इसको प्रूव किया. सो दिस इज द de Broglie explanation of Bohr's second postulate, mvr is equal to nh upon 2 pi. So that's all for today's online class. Thank you one and all. हाँ, एक चीज और कि this chapter is completed. So solve all the numericals, and इससे related जो आपको numericals मिलते हैं रेफरेंस बुक में या एनसीईआरटी में, you should try it. and इसका नोट्स भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा. सो कंप्लीट दिस चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए. कल से हम इसके नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट चैप्टर है न्यूक्लियस, इसको हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो. ओके, सो थैंक यू वन एंड ऑल. कीप स्टडिंग.